जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 समान अध्ययन सीरीज सेट 5 लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज दिनांक 23 जुलाई सन 2023 है। इससे पहले 4 महत्वपूर्ण प्रश्नावली मैंने आपको सॉल्व कराई है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और प्रॉपर आपकी तैयारी चल रही होगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, आप कापी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि आज के इस सेशन में मैंने जो है अधिकांश जो क्वेश्चन लिए करंट अफेयर्स के लिए हैं, तो निश्चित रूप से जो है ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से जो वनडे एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं उसमें आने की इसकी पूरी संभावना रहेगी। आइए शुभारंभ करते हैं। थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। पहले इसको प्रश्न को समझिएगा, फिर ऑप्शन को देखते हैं ना। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह, नौवहन और जल मंत्रालय द्वारा उच्चतम कार्गो को संभालने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन सूचकांक सागर श्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया है ना। प्रश्न को समझिएगा, थोड़ा लंबा प्रश्न है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आपको, एकदम करंट अफेयर्स का है। और यह जो आपका है यह प्रश्न आया था अभी हाल ही में आपका 26-27 जुलाई को जो आपका पेपर हुआ था, है ना, उसमें वीडियो एग्जाम के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। तो पूछा गया है, एक बार फिर से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह ने हाल ही में बंदरगाह, नौवहन तथा जल मंत्रालय द्वारा उच्चतम कार्गो को संभालने के लिए वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ पूर्ण प्रदर्शन पुरस्कार सागर श्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया है। अब ये तो रहा प्रश्न की बात, नॉर्मल वे में समझ लीजिए। सागर श्रेष्ठ पुरस्कार किस बंदरगाह को नगर को दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। 4 बंदरगाहों का नाम यहाँ पे आपको दिया गया है। विशाखापट्टनम बंदरगाह प्राधिकरण दिया है जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण जो कि आपका उड़ीसा में है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण जो कि आपका कांडला गुजरात में है। और कोचीन बंदरगाह प्राधिकरण जो कि आपका केरल में है। और 5वां ऑप्शन इसमें जोड़ दिया गया है इन उपरोक्त सभी, यानी सभी को। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जो है यहाँ पे आपका राइट हो जाना चाहिए। दीनदयाल बंदरगाह कहिएगा, या इसी को आप क्या कहते हैं, कांडला पोर्ट कहते हैं, कांडला बंदरगाह कहते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित है गुजरात राज्य में। और यह पुरस्कार यानी सागर संपूर्ण पुरस्कार जो आपका सागर सम्मान पुरस्कार है वह दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह को दिया गया है ना। तो प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी आपका हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 2 की बात करिएगा, आज आपको ऐसे ही प्रश्न मिलने वाले हैं ना, ऐसे ही करंट अफेयर्स दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं। प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा, प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन देश कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने तथा इसे समुद्र में दफनाने वाला पहला देश बना है। यूपी वीडियो री एग्ज़ाम 2018 का यह क्वेश्चन यह भी है। प्रश्न का जो ऑप्शन आपको दिया गया है डेनमार्क, माली, ओमान या फिर नॉर्वे, है ना। 4 ऑप्शन है और एक 5वां ऑप्शन भी आपको दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न समझिए, कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला पहला देश बना है और साथ ही साथ इसे समुद्र में दफनाने वाला पहला देश बना है। यूरोपीय कंट्री है, यूरोपीय देश है। ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनमार्क आपका सही होगा, है ना। डेनमार्क आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। माली जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ओमान पश्चिमी एशिया का देश है, राजधानी इसकी मस्कट होगी। और नॉर्वे जिसे मिडनाइट सन यानी कंट्री ऑफ मिडनाइट सन यानी मध्यरात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं। ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है। और इसी ओस्लो से जो है आपका शांति का नोबेल पुरस्कार भी आपको प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, नॉर्वे मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है। फिलहाल प्रश्न का जो उत्तर आपका हो गया, समुद्र में दफनाने वाला पहला देश कौन है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, डेनमार्क, है ना। प्रश्न संख्या 3 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कृषि और कल्याण मंत्रालय और नेफेड के द्वारा बाजरा अनुभव केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया, है ना। बाजरा से प्रश्न आपका बनना ही बनना था, मोटे अनाज का वर्ष है। पहली चीज़ याद रखिएगा, वर्ष 2023 संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है वर्ष 2023 को
बाजरा वर्ष या मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था, बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो उत्तर बताइएगा आगरा में किया गया था, है ना। प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि कृषि कल्याण मंत्रालय और नेफेड के द्वारा पहला बाजरा अनुभव केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन में जो चीज़ें आपकी दी गई हैं, नई दिल्ली है, लखनऊ है, वाराणसी है या फिर अहमदाबाद है। आपको बताना है कि कहाँ पर बाजरा अनुभव केंद्र डेवलप किया गया, आरंभ किया गया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है वह आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, नई दिल्ली आपका सही हो जाएगा, है ना। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा मिक्सअप हो जा रहा है ना। चलिए अब सही हो गया है ना जी। इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर हम 4 की बात करिएगा, देखिए निम्नलिखित में से किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो के टीकों को नष्ट कर दिया है। हाल ही में ये घटना आपकी हुई थी, किस देश में हुई थी आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस देश में हिंसा के बीच 10 लाख से अधिक पोलियो टीकों को नष्ट कर दिया गया। सूडान दिया है, यूक्रेन दिया है, भारत दिया है या फिर रूस दिया है। और पांचवा ऑप्शन आपका यहाँ पे मिल जाएगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल अफ्रीकी देश है सूडान, उत्तरी सूडान, और इसकी राजधानी क्या है, खार्तूम है। पिछले वर्ष जो है यहाँ पे हिंसा के बीच में 10 लाख से अधिक पोलियो टीकों को नष्ट किया गया था और इसी कारण ये चर्चा में था। खार्तूम राजधानी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो सूडान की राजधानी खार्तूम है ना, सूडान की जो राजधानी खार्तूम है वह किस नदी के तट पर है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। यूक्रेन, पिछले वर्ष यह देश भी आपका काफ़ी चर्चा में रहा था रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण। और इसकी राजधानी की अगर बात करिएगा तो कीव जो है इसकी राजधानी है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा यूक्रेन की राजधानी जो कीव है ना, यूक्रेन की राजधानी जो कीव है यह किस नदी के तट पर है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। भारत हमेशा ही चर्चा में रहता है और उसकी तो बातें ही अलग है, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे हम 5 की अगर बात करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर की दृष्टि से। निश्चित रूप से इन प्रश्नों को आपको नोट करना चाहिए। प्रश्नों का लेवल स्तरीय है, निश्चित रूप से आने वाले समय में ये प्रश्न आपको रिपीटेड अवस्था में दिखाई देंगे किसी न किसी वनडे एग्जाम में। आइए पूछा गया है, हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के सदस्यों ने व्यक्तिगत रूप से 64 साल के इंतजार के पश्चात निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को 1959 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया है। हाल ही में रेमन मैग्सेसे अवार्ड 64 साल का इंतजार इन्होंने किया है, वह अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व कौन है ये आपसे पूछा गया है। और रेमन मैग्सेसे के बारे में आपको चीज़ बता दूं, रेमन मैग्सेसे जो है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में प्रदान किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है और यही कारण है कि इसको आपने एशिया का नोबेल भी कहा है। प्रश्न पूछा गया है 64 साल के इन लंबे इंतजार के बाद किस व्यक्ति को जो है हाल ही में 1959 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया है। ऑप्शन में जो चीज़ें आपकी दी गई हैं, दलाई लामा है, रॉबर्टो बैलोन है, रवीश कुमार है और स्टीवन मुंशी हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर बेटा हो जाएगा, जो भी आपका उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, तिब्बती धर्मगुरु आपके हैं दलाई लामा। 64 साल का इन्होंने लंबा इंतजार किया और इसके पश्चात जो हाल ही में इनको जो है 1959 के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड आपको दिया गया है। तो प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दलाई लामा। प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करिएगा, महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के उद्देश्य से डेबी हाकले मॉडल किस देश के द्वारा अपनाया गया है या आरंभ किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर आप जनरल सेंस लगाएंगे ना तो निश्चित रूप से जो है इस प्रश्न का उत्तर, देखिए इस प्रश्न का उत्तर मुझे भी नहीं आता है, जाहिर सी बात है इस प्रश्न का उत्तर मुझे भी नहीं आता है कि किस देश में जो है महिला क्रिकेटरों के सम्मान के लिए डेबी हाकले मॉडल का आरंभ किया गया था। यहाँ पे जो अगर आप जनरल सेंस का प्रयोग करते हैं तो देखिए
इन चारों देशों में जो ऑप्शन आपका दिया गया है, नेपाल, नॉर्वे, न्यूजीलैंड या फिर नाइजीरिया। नाइजीरिया में तो क्रिकेट आपका होता ही नहीं है, नाइजीरिया आपका वैसे ही आपका रंग हो जाएगा। अच्छा, नॉर्वे की भी यही कंडीशन, नॉर्वे में भी क्रिकेट बहुत ज़्यादा लोकप्रिय खेल नहीं है। इसके अलावा नेपाल में थोड़ा बहुत क्रिकेट होता तो है, लेकिन जितना क्रिकेट आपका फेमस है न्यूजीलैंड में, उतना आपका नेपाल में फेमस नहीं है। तो जनरल सेंस की बात है, यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के द्वारा जो है महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हाकले मॉडल। मुझे लग रहा है कि आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से ये जो है मॉडल आपका पूछा जाने वाला है, या तो देश या फिर ऐसे पूछ दिया जाए कि डेबी हाकले मॉडल का संबंध निम्नलिखित में से किस गेम से है, किस खेल से है, उत्तर आप क्रिकेट बता दीजिएगा, है ना। प्रश्नों का स्तर मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रश्नों का जो स्तर है, लेवल है, वह स्तरीय है। इन प्रश्नों को हाथ से मत जाने दीजिएगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये प्रश्न आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 7 की बात करिएगा। जी हाँ, प्रश्न संख्या 7 की बात करिए। दिया गया है उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस जिले में गर्भवती महिलाओं की स्थिति पर नज़र रखने के लिए निरख्यान ऐप लॉन्च किया गया है। 2 प्रश्न आपके बनेंगे, है ना, 2 प्रश्न आपके बनेंगे। पहला तो निरख्यान ऐप का संबंध किससे है ना, निरख्यान ऐप का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा गर्भवती महिलाओं की जो महीने दर महीने जो प्रेगनेंसी के दौरान जो परिवर्तन होते हैं उनके शरीर में, उन पे नज़र रखने के लिए निरख्यान ऐप का आविष्कार किया गया है। दूसरी चीज़, किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है। हालांकि नॉर्मल लेवल में तो आपसे उड़ीसा ही पूछा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर उड़ीसा के ज़िले की बात की गई है कि किस ज़िले में निरख्यान ऐप का लॉन्चिंग किया गया था, शुभारंभ किया गया था। तो उड़ीसा का यहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन सी, यानी गंजाम जिला जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर यहाँ पे सही होने जा रहा है, ठीक है ना। तो निरख्यान ऐप भी एग्जाम में पूछा जाएगा। किससे संबंधित है, प्रेग्नेंट लेडी से संबंधित है, उनकी कंडीशन संबंधित है, उन पर नज़र रखने के लिए बनाया गया है। किस राज्य में, तो उड़ीसा बताइएगा, और अगर जिला पूछता है तो गंजाम डिस्ट्रिक्ट बताइएगा, है ना। प्रश्न संख्या 8 की अगर बात करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से यहाँ से आपको मिलेगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहिएगा या शांति का सागर कहिएगा, इसका संबंध किससे है। यूपी SSC वीडियो री एग्जाम 2018 का यह भी क्वेश्चन है, यह भी आया हुआ है। वहाँ पे सूर्य दिया गया है, मंगल दिया है, पृथ्वी दिया है, चंद्रमा दिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं दिया है ना। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी जिस स्थान पर, याद रखिएगा 1969 है ना, 1969 ईस्वी में अमेरिकी अंतरिक्षयान अपोलो 11 था, इसके माध्यम से नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति बने थे, है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने जिस स्थान पर अपना पहला कदम रखा था, उसी स्थान को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी यानी शांति का सागर कहा जाता है। प्रश्न में आपसे यही पूछा गया था कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी का संबंध किस क्षेत्र से है, कहाँ से है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, जिसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे यह पूछ दे कि चंद्रमा का जो आकार है पृथ्वी के आकार का कितना भाग है, तो 1/4 बताइएगा। अगर आपसे पूछ दे कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के कितना भाग है, तो 1/6 गुरुत्वाकर्षण बल। फिर से देखिए, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 है। और याद रखिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप अध्ययन करते हैं चंद्रमा का, वह आपका सेलेनोलॉजी के रूप में जाना जाता है ना। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई चंद्रमा के रेफरेंस में, इसको आपको ध्यान देना होगा। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि चंद्रमा पर किस खनिज की अधिकता होती है, तो टाइटेनियम बता दीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, जो कि आने वाले समय में आपको मिलेंगे, है ना। प्रश्न का उत्तर आपका सी हो जाएगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पे है, तो चंद्रमा पर। चलिएगा, प्रश्न संख्या 9 की अगर बात करिएगा, निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है। सबसे गहरा बिंदु कह लीजिए, सबसे गहरी खाई कह लीजिए, बात आपकी वही है। निश्चित रूप से प्रचलित क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग में रहने वाला क्वेश्चन है, आप गलती से नहीं करेंगे। मृत सागर दिया है, प्रशांत महासागर दिया है, लाल सागर दिया है, मैरियाना ट्रेंच दिया है, मैरियाना गर्त दिया है, और इनमें से कोई नहीं दिया है ना। देखिएगा, सबसे गहरी खाई आपकी मैरियाना, सबसे गहरी खाई क्या है विश्व में, मैरियाना गर्त है, मैरियाना ट्रेंच है। कहाँ पड़ती है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है, फिलीपींस के समीप पड़ेगी। और यह भी याद रखिएगा, इसकी जो गहराई है 1122 मीटर धरातल से इसकी गहराई है। तो सबसे गहरी खाई आपकी मैरियाना गर्त है, प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 की अगर बात करिएगा,
तो इतिहास से मैंने ये प्रश्न लिया है। निश्चित रूप से जो है इतिहास से भी प्रश्न आपको मिलेगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है ना। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है। लोथल दिया है, कोटादीजी दिया है, मोहनजोदड़ो दिया है या फिर हड़प्पा दिया है ना। पहली चीज़ याद रखिएगा, लोथल आपका गुजरात में स्थित एक हड़प्पाकालीन नगर है, एक बंदरगाह नगर था। पूछ दे कि किस नदी के तट पर है लोथल, तो बताइएगा भोगवा। एक नदी लोकल बहती है, भोगवा नदी के तट पर जो है आपका ये शहर आपका स्थित है लोथल, जहाँ से डाक यार्ड के साक्ष्य मिले हैं, बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं। ये सभी प्रश्न आपके लोथल से संबंधित से पूछे जाते हैं। ठीक। कोटादीजी पड़ता है पाकिस्तान में स्थित एक क्षेत्र है, सिंधु नदी किनारे पे स्थित है। चलिएगा, मोहनजोदड़ो कहिएगा, या इसी को माउंटेन ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। इसी को जो है आप मृतकों का टीला भी कहते हैं। 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी और यहाँ से विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार आपको मिला है। प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था? प्रश्न में पूछा गया था कि पुजारी राजाओं की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से मिली है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर यह आपका लरकाना ज़िले में स्थित है ना। इतनी चीज़ें मोहनजोदड़ो के बारे में आपकी हो गई। हड़प्पा, यह भी पाकिस्तान का एक नगर है, रावी नदी के तट पर स्थित है ना। इसको आपको ध्यान देना है। और दयाराम साहनी ने 1921 में खुदाई करवाई थी हड़प्पा की, और इसी हड़प्पा से जो है आपका सूती वस्त्र आपको मिले हैं, है ना। चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 की बात करिएगा तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन है। निश्चित रूप से आप गलत भी से करेंगे। निम्नलिखित में से कौन द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया, है ना, द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया के लेखक हैं? जॉन मिल्टन दिया है, माणिक बंदोपाध्याय दिया है, एनी बेसेंट दिया है, जवाहरलाल नेहरू दिया है, और इनमें से कोई नहीं दिया है ना। एक पुस्तक है एनी बेसेंट की न्यू इंडिया, है ना, एक पुस्तक है एनी बेसेंट की न्यू इंडिया। इसी का रूपांतरण जो है द बर्थ ऑफ न्यू इंडिया है। यह जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसके भी लेखिका कौन है, तो वो आपकी एनी बेसेंट ही है। यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं वो सब आपको डाइवर्ट करने के लिए दिए गए, इनका कोई मतलब नहीं होगा, है ना। प्रश्न संख्या 12 की बात करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आपका पूछा गया है। शूद्रक द्वारा लिखित मृच्छकटिकम साहित्य की किस विधा से रिलेटेड है। मृच्छकटिकम क्या है, यह आपसे पूछा गया है। निबंध, नाटक, टीका, कविता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बहुत ही चर्चित नाटक है। किसका है? शूद्रक का मृच्छकटिकम। ऑप्शन बी आपका है क्या हो जाएगा, वह राइट हो जाएगा, है ना। मेरी आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही साथ इन प्रश्नों को, जो 15 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे अपने स्तर पे, जो मुझे लगता है कि जो एग्ज़ाम में आपके बन सकते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर, मतलब इन प्रश्नों को आप एक प्रैक्टिस सेट के रूप में देखिए, इनका उत्तर देने का प्रयास करिए और कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके इतना बताइएगा कि आपका प्रश्न, आपका लेवल, आप कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, है ना। इसको आप ज़रूर दिखाइएगा मुझे। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न संख्या यहाँ पे 13 की बात करिएगा। ये भी इतिहास से लिया हुआ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन है, यह आपसे पूछा गया है। हर्षवर्धन दिया है, महेंद्र वर्मन दिया है, दंती दुर्ग दिया है, सिंघमा विष्णु दिया है, और इनमें से कोई नहीं है। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी यहाँ पे दंती वर्मन या दंती दुर्ग आपका सही हो जाएगा, है ना। आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन आपके लिए संविधान से लिया गया क्वेश्चन है। मैंने हर सेक्शन को कवर करने का प्रयास किया है ताकि कोई भी सेक्शन जो है आपका किसी भी सेक्शन का महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ पे बचने ना पाए, है ना। निम्नलिखित में से कौन से अनुसूची है जो कि अनुसूचित भाषाओं से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया है ना। अनुसूचित भाषाओं से रिलेटेड कौन सी अनुसूची है? अनुसूचित भाषा संबंधित देखिए 8वीं दिया है, 10वीं दिया है, 5वीं दिया है, और साथ ही साथ 7वीं दिया है, और इनमें से कोई नहीं दिया है ना। अब देखिएगा, यहाँ पे जो शब्द यूज किया है ना, अनुसूचित भाषा, यही आपको डाइवर्ट करेगा, यही शब्द आपको डाइवर्ट करेगा। आपने 12 अनुसूचियाँ पढ़ी हैं, खूब अच्छे से पढ़ा है, और आपको यह मालूम है कि भाषा चाहे कोई भी हो, चाहे रीजनल लैंग्वेज हो, चाहे अनुसूचित भाषा हो,
भाषाओं से संबंधित अनुसूची कौन सी है? अनुसूची 8 है ना। आपको दे दिया क्या? अनुसूचित भाषा। अब आप सोचेंगे अरे यार हमने इतने बार पढ़ा है, इतने सभी 12 अनुसूचियों के बारे में देखा है, कौन कौन से किस में क्या क्या दिया है, अनुसूचित भाषा का तो मतलब ही हमको समझ में नहीं आया किस में है। तो यहाँ पे आप गलती करेंगे। याद रखिएगा, भाषा कोई भी होगी, चाहे अनुसूचित हो चाहे रीजनल लैंग्वेज हो, सबका संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची है। यहाँ पे उत्तर आपका 8वीं यहाँ पे सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, 10वीं अनुसूची की बात करिएगा। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन संबंधी उपबंध दिए गए हैं ताकि दल परिवर्तन को रोका जा सके। 5वीं अनुसूची, हाँ 5वीं अनुसूची जो है SC ST उपबंध से रिलेटेड है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अब यही आप कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि चूँकि SC ST का संबंध 5वीं से है, आपके दिमाग में ये बात आएगी कि जब अनुसूचित जाति की बात हो रही है, अनुसूचित भाषाओं की बात हो रही है, तो हो ना हो 8वीं इसका उत्तर नहीं होगा और इसका क्या आप 5वीं लगा के चले जाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान आपको देना है। भाषा कोई भी होगी, उसका संबंध जो किससे है बताइएगा। 8वीं से और 5वीं अनुसूची में SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संबंधित जो है प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है। 7वीं अनुसूची आपकी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। समवर्ती सूची आपकी इसी में इसका उल्लेख है। राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची का उल्लेख इसी में है। और ये कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इनमें से कोई नहीं, इस ऑप्शन का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ये आपको डाइवर्ट करने के लिए दिया गया है। प्रश्न संख्या 15 और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन होगा आपके लिए। पहला प्रवासी भारतीय दिवस किस वर्ष मनाया गया था, है ना। पहला प्रवासी भारतीय दिवस किस वर्ष मनाया गया था, ये आपसे पूछा गया है। आपको दोस्तों मालूम है कि प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी, है ना, 9 जनवरी को जो है प्रत्येक वर्ष आपका मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, या इसी को आप कहते हैं NRI डे, है ना, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। पूछा गया है पहला प्रवासी दिवस कब मनाया गया था। अच्छा, 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। 9 जनवरी सन 1915 को ये वापस आए थे, इसी स्मृति में ये मनाया जाता है। पूछा गया पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया, है ना। अब एक ऑप्शन इसमें क्या दे दिया है, इनमें से कोई नहीं। अब आपके दिमाग में ये चीज़ 100% आने वाली है यहाँ पे कि जब 1915 में आए थे, यानी उसी वर्ष से पहली बार प्रवासी दिवस मनाया जाना शुरू किया गया होगा। तो इसमें जो है 90% लड़के क्या करेंगे, ऑप्शन ई को टिक करने जा रहे हैं 1915 को ध्यान में रखकर। अगर आप 1915 को आप क्या करते हैं, टिक करते हैं, सही करते हैं, तो ये उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत होगा। क्योंकि पहला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था, या ऐसे कहिए कि प्रवासी भारतीय दिवस की स्टार्टिंग कब से हुई है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, वर्ष 2003 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, है ना। तो ये रहा 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आज के सेशन का। उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। इनको आप प्रॉपर नोट्स तैयार करिएगा, है ना। इनका जो है जितने में मैंने प्रश्न यहाँ पे दिए हैं, चीज़ें आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रही हैं, इसका आप प्रॉपर नोट तैयार करिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से जो है ये प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, है ना। आज के फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।